नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने चल रहे हैं यूपीएससी सीसेट 2011 में कुल मैथमेटिक्स से 11 क्वेश्चन बने थे। उसमें से आज के इस वीडियो में हमने 5-6 क्वेश्चन लिया हुआ है दोस्तों, और उसकी परिचर्चा हम करेंगे। और दोस्तों, यदि आप यूपीएससी सीसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सबसे पहले आप उनको हल करके जाइए। अगर आप उतने तरीके के क्वेश्चन को हल कर लेते हैं तो सीसेट मैथ में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे दोस्तों। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, व्यक्तियों के एक समूह में 70% पुरुष हैं और 30% व्यक्ति विवाहित हैं। यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है तो महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है। ध्यान दोस्तों, कई बार आप क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं बड़े ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ विवाहित है, यहाँ अविवाहित भाग पूछा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे दोस्तों हल करेंगे? यहाँ पे देखिए, ना तो किसी संख्या दी गई है व्यक्तियों की, न महिलाओं की संख्या दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों जब परसेंटेज यहाँ बनना चालू कर दे तो उसको जो है माना कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 100 है। ठीक है, कितना है? 100 है। ये दोस्तों इसमें पुरुष और महिलाएं सब शामिल करके 100 है। तब उसमें 70% जो है क्या है? पुरुष है। यानी कि अगर हम 100 का 70% करेंगे दोस्तों, ये हम हल करके इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि देखिए जितना परसेंट दिया रहेगा उतना ही आएगा। इतने तो जो है क्या होंगे? पुरुष हो गए। अगर संख्या आपने 100 माना है तो महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? महिला की संख्या टोटल आ जाएगी 30। और इसमें दे रहा है 30%, यानी कि जो 100 लोग थे इसमें जो है 30% विवाहित हैं, यानी कि पुरुष और महिला मिला के। तो 100 का जो है 30% अगर यहाँ हम फिर निकाल दें कितने लोग विवाहित हैं तो आंसर देखिए कितना आएगा? 30 विवाहित। ठीक है। अब यहां से बात हम करते हैं दोस्तों कि यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है तो पुरुष कितने हैं? 70 हैं। तो 70 का 2/7 का मतलब गुणा होता है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा 20। तो 20 पुरुष क्या है दोस्तों? विवाहित हैं। क्या है? विवाहित हैं। अब अगर 20 पुरुष विवाहित हो गए तो अब देखिए विवाहित महिला कितनी हो जाएंगी? तो टोटल जो है विवाहित 30 हैं। तो 30 माइनस 20 कर लीजिए तो 10 महिला क्या हो जाएगी? विवाहित। आपको दोस्तों यहां अविवाहित की संख्या निकालना है, सिंगल। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? सिंगल। तो सिंगल टोटल महिलाएं महिलाएं 30, 30 में जो है 10 हो गई विवाहित। अविवाहित अविवाहित महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। तो ये दोस्तों क्या बनेगा? अविवाहित महिलाओं की संख्या। तो ये बन जाएगा 30 माइनस 10 बराबर 20। अभी ध्यान रखिएगा, ये पूछा है महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है। तो 20 आ गई, 20 अविवाहित और टोटल महिलाओं की संख्या 30। इसलिए जब भाग निकालना हो तो 20/30 आप कर दीजिए। ये आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 2/3 भाग। ये आपका जो है फाइनल आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका आ गया ये 2/3। अब ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन है डी। तो आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आया है, आ गया होगा। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है। आपने प्रथम 3 परीक्षणों में किसी छात्रा का औसत प्राप्तांक n अंक है। यदि वह अपने चौथे परीक्षण में पिछले औसत प्राप्तांक से 20 अंक अधिक प्राप्त करती है तो प्रथम 4 परीक्षणों का औसत प्राप्तांक क्या है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों एवरेज का है, औसत का है। अब औसत में एक बेसिक फार्मूला होता है दोस्तों, ए। एवरेज को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? ए से। तो एक मिनट दोस्तों, ए इक्वल टू क्या होगा?
समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। इसका मतलब होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब इस क्वेश्चन, अब देखिए, सम ऑफ ऑल डिजिट्स अपॉन सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये हो गया दोस्तों। यहां से एक फार्मूला अगर आप बनाएंगे कि पदों का योग इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये बनेगा n इंटू कैपिटल ए से एवरेज है, n से नंबर है, और इसका मतलब है कि पदों का योग। तो इससे दोस्तों हम यहाँ जो है ये फार्मूला बेसिक जो है लगा रहे हैं कि अपने प्रथम 3 परीक्षणों में किसी छात्र का औसत प्राप्तांक n है, यानी कि एवरेज के स्थान पे n कर दीजिए और यहाँ समेशन ऑफ x कर दीजिए 3 परीक्षणों का और बटे में 3 कर दीजिए। यानी कि अगर हम 3 परीक्षणों का कुल प्राप्तांक निकाल लें तो समेशन ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3n आ गया। तो दोस्तों यहां से आपको मिल गया 3 परीक्षणों का कुल प्राप्तांक कितना हो गया, 3n। और अब ये लाइन देखिए कि यदि वह अपने चौथे परीक्षण में पिछले औसत प्राप्तांक से 20 अंक अधिक प्राप्त करती है, यानी कि चौथा जो परीक्षण है उसमें n एवरेज पहले का 3 है और उससे 20 अंक अधिक प्राप्त इसने किया, यानी कि चौथे परीक्षण में उसने कुल कितना अंक प्राप्त किया, n+20, चूंकि यहाँ कहा है। ठीक है, अब आपको जो है 4 परीक्षणों का कुल औसत निकालना है दोस्तों। तो फिर वही पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो एवरेज मान लीजिए ये एवरेज a1 है, तो a1 इक्वल टू, हम चूंकि a यहाँ पर बेसिक फार्मूला लिख चुके हैं इसलिए एवरेज यहाँ a1 हम कर दे रहे हैं। तो टोटल 3 परीक्षणों का योग प्राप्तांक 3n प्लस n+20, ये चौथे परीक्षण का, ये 3 परीक्षण, बटे में कुल कितना आ जाएगा, बटे में 4 परीक्षण हो गए। तब यहां से दोस्तों क्या कीजिए, 3n और n को ऐड कर दीजिए। तो जब 3n और n को ऐड करेंगे तो ये आएगा 4n और प्लस में 20 और डिवाइडेड बाई कितना, 4 आ जाएगा। अब इसको दोस्तों कैंसिल करना है ना, तो इनको पहले अलग कर लीजिए। ठीक है, 4n/4 और प्लस 20/4। तो ये आंसर कितना बनेगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ये 4 से कैंसिल, n आ गया और प्लस में ये 20 को जो है 4 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो ये आएगा 5। यही आपका फाइनल आंसर आ गया दोस्तों। यानी कि इसका भी ऑप्शन जो है क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो आप दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए अपडेट पाने के लिए। आइए हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एक गांव की जनसंख्या 4000 है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर जल की आवश्यकता है। इसके पास एक पानी की टंकी है जिसकी माप 20 मीटर गुणे 15 मीटर गुणे 6 मीटर है। पानी की टंकी का जल कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ये दोस्तों बड़ा टिपिकल क्वेश्चन सॉलिड ज्योमेट्री का है, लेकिन इसको हम आसान करते हैं। देखिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन, अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन दोस्तों ये एनसीईआरटी क्लास 10th में जो है अगर आप देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन उसमें दिया गया है इस तरीके का, वहीं से ये कॉन्सेप्ट उठाया गया है। तो यहाँ दोस्तों एक इसका वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। पहले टंकी का माप दिया गया है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लंबाई दिया है 20 गुणे 15 गुणे 6, सब में दोस्तों यहाँ मीटर रहेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बनेगा 180। तो इनका मल्टीप्लिकेशन बन गया और एक 0 इस पे बढ़ा दीजिए, इतना मीटर क्यूब बना दोस्तों। चूंकि देखिए यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर जब 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसमें पावर ऐड होके मीटर क्यूब आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ दोस्तों जानना पड़ेगा आपको, बिना उस कॉन्सेप्ट के आप नहीं लगा पाएंगे। तो अगर एक मैं क्यूबिकल जो है शेप ले रहा हूँ, एक टंकी बना दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे टंकी बन गई। मान लीजिए ये कितना इसका डायमेंशन है, 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर। मान लीजिए ऐसी
क्यूबिकल शेप वाली टंकी है, 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, यानी कि लंबाई भी 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर और ऊंचाई भी 1 मीटर। तो अगर इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे तो 1 गुणे 1 ठीक है, 1 × 1 × 1 कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर यानी कि 1 मीटर क्यूब आ गया। तो 1 मीटर क्यूब की अगर दोस्तों टंकी है, ठीक है, तो उसमें कितना पानी आएगा, 1000 लीटर पानी आता है उसमें। ठीक है, तो ये आप एक इस फार्मूले को एकदम याद कर लीजिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई की टंकी अगर है, उसको पानी से भर दिया जाए तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा दोस्तों। अब क्या करना है, अब देखिए, अब इस जो वॉल्यूम है 1800 मीटर क्यूब है, इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं कि इस टंकी में कितना लीटर पानी है। तो अब अगर वॉल्यूम पता है इतना, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से। अब ये मीटर के बजाय, क्यूब के बजाय आ गया लीटर। तो इसको चाहो हम पूरा 50 इसमें कर दे रहे हैं, चूंकि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें टोटल 50 आ जाएंगे। इतना लीटर पानी बन गया। तो इतना लीटर टंकी में पानी है दोस्तों। अब हम ये देखते हैं कि गांव की जनसंख्या 4000 है और प्रतिदिन एक व्यक्ति को जो है चाहिए 150 लीटर। तो हम एक दिन में गांव वालों कितना पानी चाहिए, गांव वालों को पानी कितना चाहिए, तो ये 4000 और गुणे 150 लीटर। ऐसा इसलिए किया गया दोस्तों कि 4000 जनसंख्या है और एक व्यक्ति को चाहिए 150 लीटर एक दिन में, तो ये आ गया। अब कह रहा है कि अगर ये टंकी भरी है और इतना जो है पानी एक दिन में यूज हो रहा है, ठीक है, तो ये पानी कितने दिन चलेगा। अब सिंपल सा दोस्तों कर देना है कि 18 लाख में डिवाइड कर दीजिए इसको 4000 गुणे 150। हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं इसलिए कि ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई, तो 3 जीरो अभी कटे हैं, 1 जीरो और कट कर दीजिए। ठीक है, और ये 15 गुणे 4 अगर करेंगे तो आ जाएगा 180/60। 1 जीरो कैंसिल, ये आ गया 3 दिन, 3 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन दोस्तों इसका बी है, यानी कि उस टंकी का पानी गांव के लिए जो है 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ दोस्तों। किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 है, 60 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 30% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं तथा 10% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। अब ये दोस्तों वेन डायग्राम का क्वेश्चन बना और परसेंटेज का बना, तो इसको जो है आप रीजनिंग में भी ले सकते हैं, मैथमेटिक्स में, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया दोस्तों। अब इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे हम वेन डायग्राम आपको जो है बनाना सिखाते हैं कि अगर इस तरीके का दोस्तों कि ओवरलैपिंग टाइप क्वेश्चन रहे। ठीक है, ओवरलैपिंग का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ क्रिकेट और फुटबॉल है तो क्रिकेट को सी से डिनोट कर दिया जाए और फुटबॉल को एफ से डिनोट कर दिया जाए। तो आप अगर देखिए, कॉमन रीजन इसलिए मैंने बनाया दोस्तों, यहाँ एक टर्म है 10% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो जब भी वेन डायग्राम फिलअप होगा दोस्तों हमेशा कॉमन रीजन से फिलअप होता है। तो यहाँ जो है 10% आप कर दीजिए जो दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों। अब 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि ये जो सर्किल है दोस्तों, ये वाला सी क्रिकेट दिखाई दे रहा है, इसमें 10% पहले यहाँ आ गए और 60% कुल है। तो यानी कि अब आपको करना पड़ेगा कि 60 में से 10 को आप माइनस कर लीजिए, आएगा 50%, यानी कि केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने आ गए, 50%। अब ऐसे ही सेम जो है 30% फुटबॉल खेलते हैं, तो 30 में 10 यहाँ कॉमन रीजन हो गया, तो 30 माइनस 10 आप कर लीजिए तो आएगा 20% आएगा। यहां मैं फार्मूला दोस्तों अप्लाई नहीं कर रहा हूं, नहीं तो ये सिर्फ थ्योरी में एक ए यूनियन बी का जो है
फार्मूला है, ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी। तो इसको जो है मैं मैथमेटिक्स से प्योर जो है जोड़ सकता हूं, लेकिन मैं आपको यहां आसान करने के लिए बता रहा हूं ऐसा। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि 100 टोटल जो है कितने लोग कहीं ना कहीं या तो क्रिकेट या तो फुटबॉल और या दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 10% प्लस 20%। अब ये क्या बनेगा दोस्तों, यहां से अगर आप देखेंगे टोटल 80% लोग कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं। तो जब ये जो है कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं और टोटल होता है 100%, 100% में से 80% माइनस कर दीजिए जो कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो आएगा 20%। ये 20% दोस्तों कुछ नहीं खेलते, ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं। तो अब टोटल पर्सन जो है 100 है, और 100 का 20% अगर आप यहां फाइंड करें तो कुल कितने आ जाएंगे दोस्तों, ये संख्या आएगी 20 लोग। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया, इसका भी बी ऑप्शन बनेगा। तो चूंकि 100 मानने के बाद दोस्तों 100 दिया है, बड़ा आसान, इसने खुद ही क्वेश्चन को कर दिया कि परसेंटेज निकालना आसान रहता है। तो आशा करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको जो है अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक समान गति से चलने पर एक बस 4 घंटे में 160 किमी दूरी तय करती है तथा एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 320 किमी दूरी तय करती है, तो उनके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरियों में क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो 4 घंटे में बस द्वारा जो है दूरी तय की गई दोस्तों 160 किलोमीटर। तो अब 1 घंटे में कितना बस तय करेगी दूरी, एक का निकालने के लिए भाग हम करते हैं। तो यहाँ हम 4 से भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 40 किमी। 1 घंटे में बस द्वारा तय की गई 40 किमी दूरी हो गई। ऐसे ही सेम है, रेलगाड़ी जो है 5 घंटे में 320 किमी की दूरी तय करती है। कितना किलोमीटर, 320। तो अब यहां भी बताइए 1 घंटे का निकालना हो तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 320 में 5 का भाग कर दीजिए, तो ये आएगा 64 किमी। तो बस ने 1 घंटे में दूरी तय किया गया 40 किलोमीटर, और इसने तय किया दोस्तों कितना, रेलगाड़ी ने 64 किलोमीटर तय किया। कह रहा है उनके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरियों में क्या अनुपात है। उनके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी एक तो 40 किमी है, और दूसरा अनुपात कर लीजिए कितना, 64 किमी है। तो अनुपात में दोस्तों ये किमी किमी कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 40:64। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में क्या होगा, चूंकि अनुपात मतलब बटे भी होता है दोस्तों, इसको हम 40/64 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है, एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिससे दोनों नंबर डिविजिबल हो जाए। तो ये 2 से भी दोनों डिविजिबल हो जाएंगे, लेकिन 2 से कई बार करना पड़ेगा, तो हम 8 से कर दे रहे हैं। 8 5 जा 40 और 8 8 जा 64। तो यहाँ आंसर दोस्तों, अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता, तो इसका आंसर बन जाएगा 5:8। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति एक साथ टहलना आरंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेमी, 42 सेमी तथा 45 सेमी है। प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम दूरी तक चले ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा कर ले। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है एलसीएम का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। यहाँ आपको जो है फाइंड करना है किसका किसका एलसीएम लेना है दोस्तों। एलसीएम जो है आप निकाल लीजिए 40 का और 42 का और 45 का। तो 3 नंबर आपके पास हैं, और इनको मैं डिवीजन मेथड से हल कर रहा हूं दोस्तों, चूंकि एलसीएम के निकालने के 2 मेथड है, एक प्राइम फैक्टर मेथड, एक डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में करना क्या है कि इसको जो है 2 से डिवाइड कीजिए, जो नंबर कट रहे हैं। 2 का भाग 40 में दीजिए 20 आएगा, यहाँ 2 का भाग दीजिए 21 आएगा। 45 2 से नहीं कटेगा, इसलिए हम इसको 45 ही रहने दे रहे हैं। फिर अभी ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो ये 10 आ गया, ये इसको 21 ही रखेंगे, इसको 45, क्योंकि जो 2 से नहीं कटेगा उसको वैसे छोड़ते चलेंगे। अब ये 2 पच्छे 10 और ये 21, ये 45। अब हम यहाँ कर ले दोस्तों 3 से 5 से ही चेक कर लेते हैं, 5 से कौन कौन से नंबर।
5 1 जा 5, 21 नहीं कटेगा, 5 9 जा। अब देखिए दोस्तों, 5 से अब कोई नंबर नहीं कटेगा, अब 3 से हम करते हैं। ये 1, ये 7 और ये 3, ठीक है। फिर अभी 3 से करते हैं, ये 7, ये 1। अब 7 से करते हैं तो ये देखिए 1 और ये 1, ये 1, ठीक है। जब तक सारे जो है डिजिट 1 नहीं हो जाते तब तक आपको ये डिवीजन करना है। तब आपके पास देखिए नंबर आ गए कितने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 2 टाइम्स है, इंटू 5 इंटू 7। तो मल्टीप्लाई देखिए यहां तक तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा या 8 5 जा, पहले हम करते हैं दोस्तों इसको और इसको। ये 8 है, ये 5 है, 8 5 जा 40 आ गया। और ये 9 बना, तो 9 4 जा कितना आएगा, 36, 360। अब इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इस 7 को उठा रहे हैं यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये 0 आएगा, और ये 2 और 4 जो है कैरी हो गया, 7 3 जा 21, यानी कि इतना सेमी आ गया दोस्तों, ये एलसीएम आ गया। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, चूंकि ऑप्शन में देखिए मीटर और सेंटीमीटर दिया है, तो यहीं से देख के आपको पता चल रहा होगा कि 25 मीटर 20 सेमी आएगा। फिर भी हम 1 मीटर बराबर 100 से 100 सीएम, इसलिए इसको 25 20 को हम कर ले रहे हैं डिवीजन किससे, 100 से। अब ये बदलेगा मीटर में, 2 तो 200, ये कैंसिल कीजिए, 5 2 0, 5 जा 500 और 20 रिमाइंडर आ गया। अब इसको हम पॉइंट में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि यहाँ ये मीटर और जो रिमाइंडर बचा वो सेंटीमीटर। तो आंसर क्या बन गया, 25 मीटर 20 सेमी। तो दोस्तों अगर आप नेक्स्ट वैल्यूज ऑप्शन देखेंगे ना, तो ये इसी का मल्टीपल है, पहला जो एलसीएम है इसी का मल्टीपल। 25 का दूना 50, 25 का 3 75, 25 चौके 100, 20 दूनी 40, 20 3 60, 20 चौके 80। अगर ये लीस्ट न्यूनतम दूरी ना पूछा होता दोस्तों, सभी ऑप्शन इसमें सही हो जाते, लेकिन न्यूनतम दूरी पूछा है, इसलिए आपका जो है आंसर 25 मीटर 20 सेमी इसका राइट आंसर आएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि यूपीएससी का जो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट हो रहा है आपको, और दोस्तों एक बात हम और आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके लिए पहले कॉन्सेप्ट बना के फिर हम सवाल डिस्कस करें, या जिस तरीके से ये वीडियो हम बना रहे हैं वैसे बनाएं। हालांकि इसमें दो मत आ सकता है, जो लोग पहले से पढ़े हैं वो कहेंगे क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, और जो जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उनके लिए फिर कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन ज़्यादा आवश्यक होगा। तो चलिए दोस्तों यहीं हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में दोबारा हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।